हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेई मेन 2026 सितंबर आफ्टरनून शिफ्ट के पेपर का केमिस्ट्री पोर्शन। ये हमारे पास में लास्ट शिफ्ट है, तो देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है फ्रॉम आईयूपीएसी नेमिंग। आपको इस कंपाउंड के लिए आईयूपीएसी नेम बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, तो इसमें हम प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं। तो हमारा सबसे ज्यादा प्रायर कौन सा होगा? CHO। तो यहीं से हमने नंबरिंग शुरू करनी है। तो 1 2 3 4 एंड 5, बस इसके अकॉर्डिंग हमारा नेम हो जाएगा। 5 अमीनो, 4 हाइड्रोक्सिल मिथाइल, 2 नाइट्रो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। तो देखते हैं अब हमारे पास में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ इसमें। यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कार्बेल्डिहाइड के बारे में क्या खास बात है? कार्बेल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनाइट्राइल, ये टर्म्स हम तब यूज करते हैं व्हेन वी कैन नॉट काउंट द कार्बन ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप। तो ये हमारे पास में स्पेशल नोमेनक्लेचर है। आगे के वीडियोस में हम इस स्पेशल नोमेनक्लेचर को भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन का हमें प्रोडक्ट बनाना है। अब गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन के लिए मैंने आपको ये एक स्कीमेटिक रिएक्शन दे दी है कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस होती कैसे है। देखो, सबसे पहले हमारे पास में ये होता है थैलेमाइड। थैलीमाइड अब किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है? सबसे पहले स्टेप में KOH के साथ में, तो हमें मिल जाता है पोटेशियम थैलीमाइड। पोटेशियम थैलीमाइड की रिएक्शन होती है विद एनी एल्काइल हैलाइड, और यहाँ से ये KX निकल जाएगा और हमें मिल जाएगा एल्काइल थैलीमाइड। एल्काइल थैलीमाइड की रिएक्शन फिर हमने NaOH के साथ में करानी है, जिससे हमें मिलते हैं प्राइमरी अमीन। तो ये हमारे पास प्राइमरी अमीन बनाने का स्पेशल मेथड है। तो अब हम चेक करते हैं कि यहाँ पर कौन सा प्राइमरी अमीन है जो गैब्रियल थैलीमाइड से बनाया जा सकता है। फर्स्ट में डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्डेड कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, तो एक नहीं हो सकता करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन में हमारे पास में बेंजीन रिंग के ऊपर है CH2, देन NH2 ग्रुप लगा हुआ है। दिस इज बेंजाइलमीन दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। इससे नेक्स्ट ऑप्शन पे अगर हम आते हैं, दिस इज एनिलीन, NH2 is directly bonded to benzene ring. This product cannot be obtained from Gabriel thalidomide synthesis. और लास्ट में हमें दिया गया है टर्शरी। टर्शरी के लिए हमें ग्रुप भी कैसा चाहिए होगा? यहाँ पर टर्शरी अल्काइल हैलाइड। टर्शरी अल्काइल हैलाइड सब्सटीट्यूशन देने की बजाय इलिमिनेशन रिएक्शन देना प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ क्राउडिंग। तो इसका मतलब ये भी प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉम्बिनेशन गिव बेंजल्डिहाइड। हमारे पास में दो कॉलम है, एक तरफ हमारे पास में रिएक्टेंट है और एक के ऊपर अटैकिंग स्पीसीज है। अटैकिंग में हमारे पास में गिवन है हाइड्रोजन पैलेडियम BSO4 COHCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 CuCl एंड SnCl2 प्लस HCl। आगे हाइड्रोलिसिस। तो अब हम देखते हैं इनकी कॉम्बिनेशन से हमें बेंजल्डिहाइड कैसे मिल सकता है। फर्स्ट रिएक्शन बेंजीन। बेंजीन के साथ में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं कार्बन मोनोक्साइड HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 CuCl, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगी? ये हमारे पास में नेम रिएक्शन है गाटरमान कोच रिएक्शन। गाटरमान कोच रिएक्शन, और इससे मिलता है हमें बेंजल्डिहाइड। तो पहले कंपाउंड बेंजीन के साथ में मैचिंग हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी की। अब हमारे पास में है सेकंड बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल का मतलब है साइनोबेंजीन, साइनाइड ग्रुप है। तो साइनाइड ग्रुप के साथ में हम किसकी मैचिंग करा सकते हैं? साइनाइड ग्रुप का रिडक्शन हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 प्लस HCl, और आगे आपने हाइड्रोलिसिस करवाना है इसके लिए। तो हमें यहाँ से क्या कंपाउंड मिल जाता है? बेंजल्डिहाइड। और बेंजल्डिहाइड के लिए ये भी हमारे पास में एक नेम रिएक्शन है, और इसे हम क्या बोलते हैं? स्टीफेंस रिएक्शन। थर्ड बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड के लिए अब हमारे पास में सिर्फ एक ही बचा है, तो आराम से मैचिंग करा सकते हैं। और PD हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ PD और BSO4। देखो ये एक स्पेशल रिएक्शन है, दिस इज ऑल्सो नेम रिएक्शन रोजेनमुंड। यहाँ पर आपके लिए ये रिएक्शन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पॉइजन और नेगेटिव कैटलिस्ट। यहाँ पर BSO4 क्या काम करता है? पॉइजन का काम कर रहा है फॉर पैलेडियम, जो पैलेडियम की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करवाएगा ताकि हमारे पास में ये प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड तक ही रहे। अगर हम इसी रिएक्शन में BSO4 ऐड नहीं करते हैं तो आगे हमें बेंजल्डिहाइड से बेंजाइल अल्कोहल मिल जाएगा। तो ये हमारे पास में आ जाता है रोजेनमुंड रिडक्शन। तो ये है आपके पास में तीन मैचिंग। तो फर्स्ट के लिए हमने लिख लिया बी ऑप्शन, सेकेंड के लिए हम लिख लेंगे हमारी मैचिंग बन रही है C, और थर्ड में हमारे पास में मैचिंग बन रहा है A।
तो ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। जो भी आपका करेक्ट ऑप्शन है आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट हुज IUPAC नेम इज अनिलियम? सिंपल, अन मीन्स 1, नील मीन्स 0, अन मीन्स 1, तो इसका मतलब हमारे पास में इसके लिए एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 101। द सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5, देन करेक्ट नेचुरली अकरिंग मोलर रेशियो ऑफ क्लोरीन 35 एंड 37 आइसोटोप्स आर। अब हमारे पास में क्या हो जाएगा, हमें ये बताना है कि दोनों कितने कितने परसेंट प्रेजेंट है, मीन्स अबंडेंस निकालनी है। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला होता क्या है? एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू समेशन ऑफ अबंडेंस मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? टोटल अबंडेंस। टोटल अबंडेंस इज ऑलवेज 100, तो हम उसकी जगह हमेशा 100 रखेंगे। अब हमारे पास में पहला है क्लोरीन 35, तो हम इसके लिए ले लेते हैं कि इसकी अबंडेंस x% है, तो 100 माइनस x% क्या हो जाएगा हमारे पास? क्लोरीन 37। अब ये फॉर्मूला रख देते हैं हम यहाँ पे। 35.5 इज इक्वल टू, फर्स्ट के लिए अबंडेंस कितनी है? x मल्टीप्लाइड बाय इट्स एटॉमिक मास 35, और दूसरे के लिए अबंडेंस कितनी हो रही है? 100 माइनस x, तो यहाँ से लेंगे 100 माइनस x मल्टीप्लाइड बाय इट्स मास 37, ये आ गया, डिवाइडेड बाय टोटल अबंडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू 100। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं देन वी गेट x इज इक्वल टू 75% बन जाएगा। और अगर हम लेते हैं, ये किसके लिए अबंडेंस बनी है? क्लोरीन 35 के लिए, और 100 में से माइनस करा के अगर आप क्लोरीन 37 की निकालोगे तो ये बन जाएगा 100 माइनस 75 इज इक्वल टू 25%। अब हमें इन दोनों का रेशो लेना है, तो 75:25 इज 3:1, तो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट कंपाउंड इज मैच द कॉलम 1 एंड 2। कॉलम 1 में हमें कंपाउंड दिए गए हैं और कॉलम 2 में उनके यूजेस दिए गए हैं, तो यहाँ से मैचिंग कराते हैं। सबसे पहला हमारे पास में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज लाइम वाटर। लाइम वाटर में से क्या कराते हैं हम? व्हाइट वॉशिंग। तो हमारे पास में फर्स्ट के लिए मैचिंग हो जाएगी ए। दूसरा है पीओपी का फॉर्मूला CaSO4.12H2O। पीओपी किस काम आता है? स्टैचूज बनाने में, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी। तो इसके लिए करेक्ट मैचिंग हुई सेकंड के लिए डी। थर्ड में है NaCl। NaCl में क्या होगा? NaCl प्लस अमोनिया प्लस CO2, ये हमारे पास किस काम आती है? वॉशिंग सोडा प्रिपरेशन बाय सॉल्वेयर प्रोसेस। तो NaCl के लिए अब आप क्या करा देंगे? मैचिंग थर्ड पार्ट, तो ये आ जाएगा। थर्ड के लिए हमारी मैचिंग हो जाएगी सी। एंड लास्ट बचा MgOH होल्ड वाइज, इसको यूज किया जाता है एंटासिड की तरह, तो ये हमारे पास में फोर्थ के लिए करेक्ट मैच हो जाएगा बी। तो ये है आपके पास में सबके लिए करेक्ट मैचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लैक्टोज। तो लैक्टोज का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करके दिया है आपको। दिस इज लैक्टोज। इसमें से ये वाला पार्ट जो राइट हैंड साइड में है ये होता है ग्लूकोज, और ये लैक्टोज पार्ट है। तो अब हम देखते हैं स्टेटमेंट। इट इज कंपोज्ड ऑफ बीटा डी प्लस लैक्टोज एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोज, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इट इज रिड्यूसिंग शुगर, करेक्ट। इट हैज 8 OH ग्रुप। अब आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 OH ग्रुप होते हैं। दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। एंड इट हैज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, यहाँ तक बिल्कुल सही है। ये जो हमारे पास में लिंकेज प्रेजेंट है दिस इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ऑफ C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C4 ऑफ लैक्टोज। ये गलत हो गया है। यहाँ पे आप देखो मैंने ग्लूकोज और लैक्टोज को मेंशन किया हुआ है, तो इसमें क्या हो रहा है? ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 और लैक्टोज का कार्बन नंबर 1 पार्टिसिपेट कर रहा है इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये है हमारे पास में इनकरेक्ट ऑप्शन। दिस इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट मैच बनाना है हमें। करेक्ट मैच में देखिए हमें 2 कॉलम्स दिए हुए हैं, हम करेक्ट मैचिंग बनाना शुरू करते हैं। ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट इज वेल नोन रिएजेंट जो हम यूज करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के लिए या उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो हमारे पास में फर्स्ट के लिए करेक्ट मैच हो जाएगा सी। सेकेंड इज ड्यूमास मेथड। ड्यूमास मेथड में हम यूज करते हैं CuO और हीटिंग, यहाँ पर हमारे पास में सेकेंड के लिए करेक्ट मैच हो जाएगा बी। थर्ड है जेल्डाल मेथड। जेल्डाल मेथड में हमें एंड में टाइट्रेशन करानी होती है और उसके लिए हमें रिक्वायर्ड है एसिड, तो यहाँ से हम यूज करेंगे। थर्ड के लिए करेक्ट मैच हो जाएगा ए। और फोर्थ है हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट हमने यूज करना है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन को
डिफ्रेंशिएट करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए। प्राइमरी अमीन है, रिएक्ट करते हैं और आगे प्रोडक्ट देते हैं विच इज सॉल्युबल इन एल्कली। जब हम सेकेंडरी अमीन लेते हैं तो वो प्रोडक्ट बनाएंगे बट दैट प्रोडक्ट इज नॉट सॉल्युबल इन एल्कली एंड 3 डिग्री अमीन कैन नॉट रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट। तो ये हमारे पास में आ गया फोर्थ के लिए मैचिंग, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो गई करेक्ट मैचिंग फॉर ऑल ऑप्शंस। Our next question is complete the reaction and compare the boiling point of their product. अब हम सबसे पहले प्रोडक्ट बनाते हैं। हमें दिया हुआ है फर्स्ट में एल्कीन और एल्कीन के साथ में हमने HBr की रिएक्शन कराई है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल एडिशन होगा और फ्री रेडिकल एडिशन होकर हमें क्या मिल जाएगा, 1 ब्रोमोब्यूटेन एंड दिस इज एडिशन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। सेकेंड हमारा कंपाउंड है सेम वही ब्यूटवानीन और इसमें हमने HBr का एडिशन करवाना है विदाउट पेरोक्साइड। तो यहाँ पर एडिशन होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या मिल जाएगा, 2 ब्रोमोब्यूटेन। थर्ड हमारा कंपाउंड है, इसके लिए भी पेरोक्साइड की एब्सेंस है तो हम क्या देंगे, यहाँ पर भी हमें प्रोडक्ट मिल रहा है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये हमारे पास में तीनों कंपाउंड बन गए XYZ। अब हम यहाँ से देखेंगे ये हमारे पास में बना प्राइमरी, ये बना सेकेंडरी और ये बना टर्शरी एल्काइल हैलाइड। अब हमें ये पता है कि जैसे जैसे हम ब्रांचिंग करवाते जाते हैं या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, साइज की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है और साइज अगर डिक्रीज हो गया तो इनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लगने हुए हैं दैट इज वॉन डेर वाल्स फोर्सेस, उनकी वैल्यू भी डिक्रीज हो जाती है और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो सबसे कम 3 डिग्री में होगा और सबसे ज्यादा होगा 1 डिग्री में। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। एक्स के लिए बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू सबसे ज्यादा, देन सेकंड 2 डिग्री और उसके बाद में 3 डिग्री। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगेन मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को मैच करवाना है आपने। हमारे पास में है पॉलीमर और अब हम उनके लिए क्या बता रहे हैं कि इनकी मोनोमर यूनिट में क्या होता है। तो यहां से देखते हैं सबसे पहले नेचुरल रबड़। नेचुरल रबड़ इज पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। आइसोप्रीन क्या है हमारे पास में, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। दिस इज आइसोप्रीन एंड अगर हम इसका पॉलीमराइजेशन करा देते हैं देन वी गेट नेचुरल रबड़। तो फर्स्ट के लिए करेक्ट मैच क्या हो जाएगा हमारे पास में, B। सेकंड है नियोप्रीन। नियोप्रीन को हम किससे बनाते हैं, क्लोरोप्रीन से। क्लोरोप्रीन क्या है, यहाँ पर ये जो हमने आइसोप्रीन में CH3 लगाया है उसकी जगह अगर हमने Cl लगा दिया तो ये हमारे पास में बन जाता है क्लोरोप्रीन एंड क्लोरोप्रीन इज मोनोमर फॉर नियोप्रीन। तो हमारे पास में सेकंड के लिए मैच क्या हो जाएगा, सेकंड के लिए मैच होगा C। थर्ड और फोर्थ में देखिए बूना N एंड बूना S। Bu, बू फॉर ब्यूटाडाइइन, Na फॉर सोडियम एंड N फॉर एक्रिलोनाइट्राइल। यहाँ पर सेकंड में भी Bu फॉर ब्यूटाडाइइन, सोडियम के लिए Na यूज करते हैं और S फॉर स्टाइरीन यूज करते हैं। इन दोनों पॉलीमर में सिर्फ यही एक मोनोमर यूनिट डिफरेंट होती है। तो N फॉर एक्रिलोनाइट्राइल और एक्रिलोनाइट्राइल एक्चुअल में क्या है, ये है हमारे पास में एक्रिलोनाइट्राइल का फॉर्मूला। ये है एक्रिलोनाइट्राइल और स्टाइरीन क्या होता है, स्टाइरीन है हमारे पास में अगर हमने बेंजीन रिंग के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2 लगा दिया तो ये हमारे पास में मोनोमर यूज हो रहा है एक्रिलोनाइट्राइल फॉर बूना N। तो हमारे थर्ड के लिए मैचिंग हो जाएगा D और फोर्थ के लिए हमारा मैचिंग हो जाएगा A। तो यहां से ये बना है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द गिवन रिएक्शन एंड फाइंड द परसेंटेज वेट ऑफ कार्बन इन द प्रोडक्ट। कार्बन का हमें प्रोडक्ट में वेट निकालना है। तो देखिए क्या है हमारे पास में रिएक्शन, फिनॉल इज रिएक्टिंग विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ NaOH और हीटिंग। प्रोडक्ट क्या बनेगा, सबसे पहले तो ये हमारे पास में बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, दिस इज रीमन-टीमन रिएक्शन। और रीमन-टीमन रिएक्शन में हमारे पास में प्रोडक्ट क्या बनता है, हमारे पास में यहाँ से फिनॉल के साथ में क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप। पैरा ऑर्थो दोनों बना सकते हैं आप, तो ऑर्थो एंड पैरा में से यहाँ पे हमारे पास में ऑर्थो इज मेजर प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास में दोनों प्रोडक्ट हमने इस तरह से शो कर दिए। तो अब हमें इनमें क्या करना है, प्रोडक्ट में कार्बन की परसेंटेज निकालनी है। जो भी हो हमारे पास में, हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही रहना है। क्या बन जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो C7H6O2 ये बनेगा इसके लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और अभी हमें निकालना है परसेंटेज वेट ऑफ
कार्बन। तो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज वेट ऑफ कार्बन इज मास ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड। कितने एटम्स प्रेजेंट है, 7, तो 12 इंटू 7 डिवाइडेड बाय टोटल मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, ये आएगा 122 मल्टीप्लाइड बाय 100। और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में कार्बन की परसेंटेज आ जाती है 68.85%, दैट इज नियरली 69%। तो ये आ जाएगा हमारे पास में इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन इक्विलिब्रियम N2 plus 3H2 giving 2 NH3 Kc is equal to 64, what is equilibrium constant for NH3 giving to half N2 plus 3/2 H2। क्या किया गया है इस रिएक्शन में, एक तो हमने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया है, तो हमारे पास में मान लीजिए नया जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आना उसको मैं रिप्रेजेंट करा रही हूँ Kc डैश से, तो एक तो वो हो गया इनवर्स क्योंकि हमने रिएक्शन को रिवर्स करवा दिया है, और दूसरा आप नंबर ऑफ मोल्स देखिए, यहाँ पर जितने नंबर ऑफ मोल्स थे वो हमने क्या कर दिए हैं, हाफ हाफ कर दिए हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स हाफ कर दिए हैं तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास में, हाफ। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या बना, Kc डैश इज इक्वल टू 1/रूट ऑफ Kc। तो अब आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, Kc की वैल्यू हमें गिवन है 64, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1/8। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉन्फिगरेशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद D4 कॉन्फिगरेशन। D4 कॉन्फ़िगरेशन में आपको बताना है कौन सा कॉन्फ़िगरेशन सही हो सकता है। आपके पास में फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, T24 Eg0, इसका मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस में है, T2G में है, और T2G में अगर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब CFSC की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। अगर हमारे पास में डेल्टा नोट की वैल्यू कम है तो इसका मतलब वीक फील्ड लिगेंड हमारे पास में, और वीक फील्ड लिगेंड है उसकी प्रेजेंस में पेयरिंग नहीं हो सकती, पहले सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सेकेंड, हमारे पास में डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा आ रही है। अगर डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब हमारे पास में है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा, गैप ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन Eg में एंट्री नहीं करना चाहिए, तो कॉन्फ़िगरेशन T2G4 बनना चाहिए। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। अब हम थर्ड ऑप्शन की तरफ देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में तो आप कॉन्फ़िगरेशन ही देखिए, T2G2 एंड Eg2, क्या ये पॉसिबल है। हमारे पास में डेल्टा ओ की वैल्यू कम है, कम होने का मतलब क्या है, एनर्जी गैप कम है, तो डेफिनेटली Eg में इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं, बट जब तक T2G पूरा फुलफिल नहीं हो जाता, जैसे ये देखिए T2G में कितने हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो तीनों में जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं जाता तब तक Eg में किसी भी हाल में एंटर नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑप्शन इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन में हम क्या देखते हैं, डेल्टा ओ की वैल्यू कम है, क्लियर, एनर्जी गैप कम होगा, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब में क्या होंगे, पहले अनपेड भरे जाएंगे और उसके बाद में उनकी पेयरिंग होगी। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है T2G3, जैसे हमने यहां बनाया, और उसके बाद में Eg है ऊपर 2, उसमें एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाएगा। तो ये हमारे पास में बनेगा करेक्ट ऑप्शन D फॉर वीक फील्ड लिगेंड। Our next question is from solid state. In metal oxide, oxide ions are in CCP arrangement. Metal M1 occupies 50% of octahedral void. M2 occupies 12.5% of tetrahedral void. Then the oxidation state of M1 and M2 are. यहाँ पर पहले तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने के लिए आप तीनों का रेशो लिख लीजिए, CCP इज टू ऑक्टाहेड्रल इज टू टेट्राहेड्रल। तो अब हम यहाँ से देखेंगे, पहला है ऑक्सीजन, ऑक्टाहेड्रल में है M1 और टेट्राहेड्रल में है M2। यहाँ से रेशो लिखिए, पहले सिंपलेस्ट रेशो इज 1:1:2। ये है हमारे पास में CCP इज टू ऑक्टाहेड्रल इज टू टेट्राहेड्रल रेशो। अब इसमें से आप देखिए कितने ऑक्यूपाइड है, ये जो 1:1:2 है ये ओरिजिनली प्रेजेंट है क्रिस्टल लैटिस में, लेकिन इनमें से ऑक्यूपाइड कितने हैं ये देखते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने ऑक्यूपाइड है, 1/8, तो हमने लिख दिया 2 × 1/8। ऑक्टाहेड्रल कितने ऑक्यूपाइड है, हाफ, तो अब हमारे पास में देखो रेशो कितना बन जाएगा, दिस इज 4, तो हमारा रेशो बन जाएगा 4:2:1। अब आप यहाँ पे देखिए मेटल 1 कितना प्रेजेंट है, मेटल 2 कितना प्रेजेंट है, एंड ऑक्सीजन। अब हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं। तो मेटल 1 कितना है, रेशो 2 में है, ये है हमारे पास में 1, और यहाँ पर ये आ जाएगा 4। अब आपको क्या करना है, चार्ज बैलेंस करना है। ये हमारे पास में है पॉजिटिव चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज टोटल कितना हो गया हम बता सकते हैं, 4 × -2, टोटल चार्ज कितना हुआ -8। तो -8 को बैलेंस करने के लिए ये भी हमारे पास में टोटल कितना होना चाहिए, +8। तो अब हम ऑप्शंस में देखते हैं, अगर मैंने इसके साथ में ए ऑप्शन पुट किया तो ए ऑप्शन पुट करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, +4 +3, तो टोटल तो ये +7 आया, तो ये हमारे पास में ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट।
दूसरे ऑप्शन में वैल्यू रखते हैं तो ये हमारे पास में दूसरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आ जाएगा 2 + 3। तो 2 + 3 ये भी हमारे पास में करेक्ट नहीं होगा बिकॉज टोटल +5 ही बन रहा है। अब हम थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या है, 2 × 3 तो टोटल कितना हो गया +6 और 2 × 1 इज इक्वल टू +2। तो ये देखिए ये बन गया हमारा करेक्ट ऑप्शन क्योंकि यहाँ पर हमारा टोटल चार्ज कितना हो गया है +8। तो दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन। फिर भी हम डी भी चेक कर लेते हैं। डी ऑप्शन में कितना बनेगा अगर हम चार्ज बनाना चाहेंगे तो 2 × 3 बना 6 और 1 × 1 बना 1 तो ये बना +1। तो यहाँ पर हमारे पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए गिवन कंसंट्रेशन सेल, इक्वेशन हमें गिवन है और हमें बताना है गिव्स एनर्जी नेगेटिव किस कंडीशन में होगी। हमारे पास में दो कंसंट्रेशन है C2 एंड C1 और हमें बताना है इन दोनों के बीच में रिलेशन। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके लिए सेल रिएक्शन लिखते हैं। सेल रिएक्शन क्या बनेगी, यहाँ पे देखिए कॉपर सॉलिड गिविंग कॉपर +2 हैविंग कंसंट्रेशन C2 और दूसरी तरफ से क्या बनेगी कॉपर +2 हैविंग कंसंट्रेशन C1 प्लस कॉपर सॉलिड। तो यहाँ से ये देखिए हमारे पास में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट हमें पता लग गया। तो अब हम नर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं इसके लिए। तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में हमारे पास में क्या है Cu+2 विथ C2 कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में क्या है Cu+2 विथ C1 कंसंट्रेशन। तो अब हम आगे क्या करते हैं, कंसंट्रेशन सेल के लिए बनाते हैं इसे। कंसंट्रेशन सेल के लिए जब बनाते हैं तो हमें पता है E0 की वैल्यू क्या हो जाती है इक्वल टू 0। तो हमारे पास में रिमेनिंग इक्वेशन क्या रह जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू -0.0591 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज भी हमें पता लग रहे हैं डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा और लॉग यहाँ पे बन जाएगा C2/C1। अब आप यहाँ से देखिए हमें डेल्टा G की वैल्यू चाहिए नेगेटिव, इसमें ऑलरेडी नेगेटिव साइन होता है। तो हमारे पास में अगर ई सेल की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, तभी हम क्या कर सकते हैं डेल्टा जी को नेगेटिव निकाल सकते हैं। तो और ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब हमारे पास में C1 कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू C2। देखो C1 अगर ज्यादा होगा तभी हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारा ये वाला नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव होने के बाद में ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव और फाइनली डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी। तो अब हम ऑप्शंस में चेक करते हैं जहां C1 कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू C2। तो C1 कंसंट्रेशन ज्यादा कहां पे है हमारे पास में, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट बिकॉज C1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ C2। बाकी किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, इसमें भी C2 ज्यादा है, इसमें भी C2 की वैल्यू ज्यादा है और यहाँ पर लास्ट ऑप्शन में तो क्या दिया हुआ है दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी। कंसंट्रेशन इक्वल हो जाने के बाद में तो ये कंसंट्रेशन सेल ही नहीं रहता। एक्चुअल में कंसंट्रेशन सेल का मतलब ही यही है, वी आर यूजिंग सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लाइक कॉपर +2 आयन दोनों में प्रेजेंट है बट दे हैव डिफरेंट कंसंट्रेशन। जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है दैट विल बिहेव लाइक कैथोड, जिसकी कम होती है दैट विल लाइक एट एनोड। तो यहाँ पे ये सारा कंसंट्रेशन सेल के बारे में है बट अवर ऑप्शन हमें करेक्ट ऑप्शन पहले से मिल चुका है तो हम इसे करेक्ट ऑप्शन लिखेंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ मिश मेटल इज, मिश मेटल होता क्या है, मिश मेटल इज अलॉय और इस अलॉय में क्या होता है लेंथेनॉइड्स होते हैं अराउंड 95%, आयरन प्रेजेंट होता है अराउंड 5% और थोड़ी बहुत ट्रेसेस होते हैं किसके, कार्बन सल्फर कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम के। तो ये है हमारे पास में मिश मेटल अलॉय के लिए। तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा इसके लिए लेंथेनॉइड। सो अवर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 ग्राम ऑफ वाटर में हमने 10 ग्राम ऑफ ABC ऐड करवाए हैं, देन करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर आपको बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पे मोलर मास तीनों के गिवन है हमें A, B एंड C। अगर हम मोलर मास का ऑर्डर देखते हैं तो सबसे ज्यादा मोलर मास किसके लिए है, B के लिए और उसके बाद में आ जाएगा C, उसके बाद में है A। हमें पता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग का मतलब क्या हो जाएगा कि वेपर प्रेशर की वैल्यू उतनी ही ज्यादा डिक्रीज होगी जितना मास की वैल्यू ज्यादा होगी। तो यही हमारे पास में क्या है रिवर्स ऑर्डर बन जाएगा। रिलेटिव लोअरिंग का मतलब वेपर प्रेशर लोअर होता जा रहा है और अगर हम इसे वेपर प्रेशर के साथ में सिर्फ कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और एनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अब हम यहाँ से क्या देखते हैं कि मॉलिक्यूलर मास और वेपर प्रेशर क्या आ जाएंगे एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमारे पास में
वेपर प्रेशर के लिए ऑर्डर कितना हो जाएगा, सबसे ज्यादा कौन शो करेगा, बी, बिकॉज इसके लिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सबसे कम हो रही है। अगर इसके लिए वेपर प्रेशर की वैल्यू सबसे कम डिक्रीज हुई है तो सबसे हाईएस्ट वेपर प्रेशर किसका हो जाएगा, बी के लिए। फिर हमारे पास में हो गया सी के लिए और सबसे कम हो जाएगा ए के लिए। तो हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन देखिए ये है यहां से ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सल्फर ऑन रिएक्शन विद concentrated H2SO4 gives X on reaction with NaOH gives Y and Y on further reaction with dilute H2SO4 gives X back. Then X and Y are respectively। तो ये तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर हम सल्फर की H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिलता है हमें, SO2 प्लस H2O, और SO2 ये हमारे पास में क्या मिल गया, X। और अगर हम SO2 की NaOH के साथ में रिएक्शन करवाते हैं देन वी गेट Na2SO3 प्लस H2O, ये मिला है हमें Y। अब Na2SO3 को वापिस अगर आप रिएक्शन करवाते हैं विद डाइल्यूट H2SO4 के साथ तो हमें वापिस मिल जाता है SO2। तो ये है हमारे पास में तीनों रिएक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू गेट डाइहाइड्रोजन। अगर हमें इतनी प्योरेस्ट फॉर्म में बनाना है तो हमारे पास में क्या रहेगा, सिंगल मेथड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बिटवीन निकर इलेक्ट्रोड। तो इसके लिए हमारे पास में ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये था आपका 6 सितंबर आफ्टरनून शिफ्ट के पेपर का डिस्कशन। आई होप सारी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। कमिंग वीडियोस में हम कुछ डिस्कशन करेंगे अबाउट नीट एग्जाम और उसके बाद में फिर हमारा टारगेट होगा JEE 2021। सी यू इन नेक्स्ट वीडियोस।